हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होंगे? आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आपके पेपरों की तारीख बिल्कुल नज़दीक अब आती जा रही है और हमने देखा था कि हमने 20 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, अब हमें आगे के क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी में हमें सभी खंड करने होते हैं। ठीक है, जैसे पहला की क्वेश्चन आपका है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं हमारी होती हैं वो संख्या जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए या एक से अधिक नंबर से डिवाइड हो जाए, वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है? वो नंबर जो सिर्फ किसी एक नंबर से या एक से या स्वयं से विभाज्य हो, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो जैसा कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये लिखा है हमारा कितना, 3 पचे 15। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3 गुणे 5, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105 और 105 प्लस 7, 105 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा? 105 प्लस 107 कितना हो जाएगा? 112। 105 प्लस 107 कितना हो जाएगा? 105 प्लस 107 कितना हो जाएगा? 112। अब 112 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। 1 तो मतलब सबका होता है, 2 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा 112 और किससे विभाज्य होता है? जैसे कि 4 से विभाज्य होता है 112, तो 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो जैसे भी आप इसके एक से अधिक फैक्टर दिखा देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये संख्या एक अभाज्य संख्या है। आपको फैक्टर निकालने, गुणनखंड निकालना आता ही होगा, तो आप प्रूफ कर सकते हैं ये संख्या क्या होगी? एक भाज्य संख्या होगी। वैसे कि ये आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन असल में इसने बस भाज्य संख्या के बारे में पूछा है, तो आने के चांसेस हो सकते हैं। और इसके आप निकालना चाहें तो जैसे कि 8 से भाज्य होता है ये, ठीक है, 14 से होता है, ठीक है, 7 से होता है, और भी निकाल सकते हैं इसके हम। 7 से भी ये हमारा क्या है? भाज्य है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा कि सिर्फ आपको भाज्य संख्या की परिभाषा मालूम होनी चाहिए कि वो सभी संख्याएं जो एक या एक से अधिक नंबरों से भाज्य होती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? वो सभी संख्याएं जो सिर्फ एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? कॉट। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना लगभग 90% होती है। क्वेश्चन है हमारा कॉट। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ पहले। क्वेश्चन है हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, और हमसे वैल्यू पूछी है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, थर्ड ब्रैकेट पे है हमारा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इनमें सबसे पहले क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों में क्या करना पड़ेगा? जैसे हमें साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसमें पुट कराना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इनकी वैल्यू निकलेंगी कैसे?
पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम कैसे लगाएंगे वो हम अभी, तो अब हम ट्रायंगल बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जिसमें से कोई भी एक एंगल हम थीटा ले लेंगे, ठीक। और इसमें जैसे कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने आप लोग पढ़ा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है। कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब, यानी आधार है हमारा 7 और लंब है कितना 8। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग को ये तो पता ही होगा लाल बटे कक्का वाला कॉन्सेप्ट, लाल बटे कक्का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। ऐसे ही कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे लंब। तो ऐसे ही हमारा कॉट थीटा इक्वल टू कितना है आधार बटे लंब। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें फाइंड करना है, आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और इसका कितना हो जाएगा 64। 49 और 64 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 1 11। तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट 113, अंडर रूट 113। तो अगर अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है 8, और कर्ण कितना है हमारे पास अंडर रूट 113। कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा हमारे पास कितना है आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारे पास 7 और कर्ण है हमारे पास अंडर रूट 113। अब देखिए आगे क्या करना है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू हमें फाइंड करनी थी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अभी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने अभी सबकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, सबकी वैल्यू निकाल ली है, सबकी वैल्यू देखिए निकाल ली है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी 8 बटे रूट 13, 8 बटे रूट 113, और कॉस थीटा इक्वल टू कितना निकला था 7/100/13, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा कितना था लंब बटे कर्ण, यानी कि 8 अपॉन अंडर रूट 113, और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा तो 1 प्लस 8 अपॉन 113,
ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 7/√113 ब्रैकेट क्लोज 1 - 7/√113। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये क्या बन रहा है हमारा a + b एंड a - b। और आप सब एक फार्मूला जानते होंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि a² - b² होता है a + b और ब्रैकेट में a - b। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। ये बन गया a + b a - b, तो ये बन जाएगा a² - b², यानी कि ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 1 - 64/113 और नीचे बन जाएगा 1 - 49/113। ठीक, बाकी का पार्ट मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे जब एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 113 - 64/113 - 49। अब देखिए 113 अपॉन में आएगा तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 13 में 4 गया 9 और 10 में 6 गए 4 बटे अब 19 में 4 जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा और 6 बचेगा यहाँ पे 64। सेम नंबर से कैंसिल हो नहीं रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 49/64। शायद आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार आपको फिर से समझा दे रहा हूँ पूरा सवाल। देखिए जैसा कि क्वेश्चन हमारा था cot थीटा = 7/8 और वैल्यू निकालनी थी 1 + sin थीटा -1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया और cot थीटा = क्या होता है आधार बटे, अभी मैंने आपको बताया लाल बटे कक्का, तो cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया 7 और लंब हो गया हमारा 8। हमेशा ध्यान रखिएगा थीटा के सामने लंब होता है, ठीक है, और 90 के सामने जो एंगल होता है वो हमेशा कर्ण होता है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रायंगल बनाइएगा तो ये एंगल और यहाँ पे 90 जरूर शो करिएगा, नहीं तो आपके ट्रायंगल गलत माने जाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान रखिएगा। 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, और एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब होती है, और बची हुई हमारी आधार होती है। तो अब हमें क्या निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या निकालना था, कर्ण निकालना था। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैंने लगा दी, हमारा कर्ण आ गया 113। फिर मैंने सवाल नोट किया, सवाल में क्या करी, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख दी। फिर ये a + b a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला बन गया। इसको सॉल्व किया, आप नीचे एलसीएम लेंगे, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 में 64 माइनस करेंगे 49 आएगा, 113 में से 14 माइनस करेंगे 64 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। देखिए कह रहा है दो घन नो जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, आपको बस घनाभ का क्या पता होना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक दिन मैं एक पूरे फार्मूले की क्लास भी लगा दूंगा ताकि आप लोगों को सभी फार्मूले याद हो जाएं। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ इसका फार्मूला बता दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। घनाभ का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले कह रहा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन का आयतन पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, घन का आयतन
घन का आयतन। ठीक है, क्या होता है, अगर घन की भुजा हमने ए मान ली तो कितना हो जाएगा, भुजा का क्यूब। और 2 घन है, ठीक है सॉरी, 2 घन है तो एक घन, 2 घन है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दोनों के आयतन ही क्या है, 64 सेंटीमीटर, दोनों के आयतन, दोनों के आयतन समान है। तो एक घन का ए क्यूब है तो दूसरे का भी क्या होगा, ए क्यूब ही होगा। ठीक है, दोनों का क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो अगर इनको जोड़ेंगे हम तो दोनों घनों का आयतन कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 2a क्यूब। 2 से भाग करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, अब इसका क्यूब निकालेंगे तो इसका क्या लेंगे, घनमूल। घनमूल जब आप इसका लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसके फैक्टराइज कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो क्या 3 का पेयर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो कितना, 2√4 सेंटीमीटर। ये हमारे घन की भुजा आ गई। ठीक है, अब इन्हीं घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है। तो यानी कि ये एक घन था हमारा इतने सेंटीमीटर का और एक घन ये था, तो इतनी सेंटीमीटर की 2 भुजा। तो ये जो घनाभ बना हुआ है हमारी, इसकी लंबाई हमारी हो जाएगी 4√4, मतलब 2 इसकी, छोटे वाले घन की 2√4 और 2√4 इसकी, लेकिन लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दोनों की क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 2√4 रहेगी और जो चौड़ाई रहेगी वो भी कितनी रहेगी, 2√4 रहेगी। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, थोड़ा हो सकता है आपको आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, बैकग्राउंड में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, घर में काम चल रहा है मेरे। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई, अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस ऊंचाई प्लस लंबाई। और लंबाई हमारी कितनी है इसकी, 4√4 और चौड़ाई है 2√4 प्लस चौड़ाई फिर हमारी 2√4 और चौड़ाई कितनी है, 2, ऊंचाई भी 2√4 है, प्लस ऊंचाई हमारी 2√4 है और लंबाई 4√4 है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 2 32 प्लस 2 दूनी 4 और 4 4 चौके 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लीजिए, 32 32 64 और 64 और 10 74, 74 6 80, 80 दूनी 160, तो कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार आप सवाल पूरा समझ लीजिए अच्छे से। कह रहा है 2 घनों का क्षेत्रफल जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था। तो पहले 2 घन थे, अब दोनों का एक क्यूब ही माना क्योंकि दोनों में से घन कैसे समान घन रखे गए। ठीक है, समान घन से ही बनेगा। दोनों घन के आयतन थे तो दोनों घन का आयतन जोड़ दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे पहले घन की भुजा निकालनी पड़ेगी। घन की भुजा निकालने में दोनों घनों को जब जोड़ा गया तो एक घनाभ बन गया। तो घनाभ की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, देखिए लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, एक की लंबाई अगर 2 है तो दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो लंबाई हम जानते हैं कैसी बन जाएगी, 4√4 बन जाएगी और ऊंचाई हमारी यही रहेगी और चौड़ाई भी यही रहेगी। फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई का 2 गुना किया जाता है। वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा सवाल। ठीक है, अब हम अपने अगले सवाल में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये
अब ये क्वेश्चन एक पेपर में आना निश्चित होता है बिल्कुल, ठीक है। इसका ये पेपर में आएगा ही आएगा, इसको आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। कह रहा आंकड़ों का माध्य निकालिए, ठीक है, आंकड़ों का माध्य निकालिए। अब माध्य के निकालने के 3 फार्मूले होते हैं, तीनों फार्मूले हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब इसने हमसे कहीं नहीं कहा है कि किस तरीके से निकालना है, तो आप 3 तरीकों में से किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको तीनों फार्मूले बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आपको जिससे सवाल में समझ में आए आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ये आप सवाल देख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, ये एक पेज में आ नहीं पाएगा, इसके लिए मुझे दूसरा पेज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि ये वर्ग अंतराल दिया गया, एक आंकड़ों का माध्य दिया गया। वैसे आंकड़ों का माध्य निकालने का तरीका ये होता है कि जितने भी, जब इस तरीके से वर्ग अंतराल ना दिया गया, आपको सीधे रॉ डाटा दिया गया, जैसे कहने का मतलब लिख देगा 10, 15, 25, 20, 50, 30, 40, इन सब का माध्य निकालिए। तो सबको जोड़ लीजिए और जितने वो लिखे हों टर्म्स, उन सब उतने टर्म्स से भाग दीजिए। जैसे मतलब 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25 4 टर्म है, तो सबको जोड़ के 4 से भाग कर दीजिए, माध्य निकाल आएगा। जैसे औसत निकाला जाता है वैसे ही हमारा माध्य भी निकाला जाता है। लेकिन अब ये वर्ग अंतराल वाले माध्य हो जाते हैं, तो इनमें फार्मूलों का यूज़, एक हमारा कल्पित माध्य तरीके से होता है जिसको हम एज्यूमिंग मेथड कहते हैं, और एक हमारा क्या कहते हैं, विचलन विधि होता है जिसको डेविएशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में पर्टिकुलर विधि से क्वेश्चन पूछे तब आप पर्टिकुलर विधि का प्रयोग करिए, अदरवाइज जैसे आपको निकालना आता हो वैसे करिए, क्वेश्चन लीव करके मत आइएगा। क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से इसके 2 से 3 क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित ही होता है, ठीक है। तो इनको करना कैसे है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल में जो हमें वर्ग दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। टेबल में जो हमें वर्ग दिया गया है, वर्ग दिए गए हैं हमें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, ठीक। फिर हमें इसमें एक मध्य बिंदु निकालना होता है, ठीक है। क्या निकालना होता है, मध्य बिंदु, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग x, ठीक। तो ये x कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है, यानी 20 और जितने वर्ग अंतराल हैं इनको जोड़िए। 10 20 को जोड़ा कितना हुआ, 30 हुआ, और 2 से भाग दे दिया तो कितना हो गया, 15, और इनको जोड़ा 30 20 50 25, और 40 30 70 2 35, 35 10 45, 45 10 55, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकाला है, मध्य बिंदु निकाला है। फिर जो हमारी क्या कहते हैं बारंबारता दी होती है जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, F से डिनोट करते हैं, वो नोट कर लेते हैं। वो कितनी दी गई है, 2 दी गई है, 7 दी गई है, 12 15 8 6, ठीक। फिर तीसरा कॉलम बनता है हमारा Fx निकालने का, यानी F इंटू एक्स। तो Fx कैसे निकलेगा, F और x का गुणा करा के, 15 दूनी 30, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 12 और 35 का गुणा, 12 पंचे 60, 12 3 36, 36 6 42। देखिए इस मेथड से करने में कैलकुलेशन टफ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में अलग से पूरा इसका वीडियो बनाऊंगा जिसमें से आपको मैं हर प्रकार का सवाल करवा दूंगा, ताकि आप कोई दिक्कत नहीं होगी, तीनों तरीकों से बता दूंगा। अभी आप इस सवाल को कर लीजिए, ठीक है। 12 पंचे 60, 12 3 36, 6 42, और 15 पना 75, 15 चौको 60, 60 67, और ये हो गया हमारा कितना, एक बारंबारता ज़्यादा हो गई। अच्छा 60 से 70 का मैंने एक कॉलम छोड़ दिया, ये भी दिया गया से 70, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 55 10 65, ठीक। तो ये 15 7 से हो गया था, 25 37 75, 12 पंचे 60, 12 3 36, 6 42, 15 15 75, 15 चौको 60, 60 67, और 8 45, 8 45 5 45, ठीक। और 6 से ये हो गया हमारा 6 पंचे 30, और चचरंग 36 36
36 3 39। ठीक है, गिन लीजिए सब 7 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन निकालने का, यानी माध्य जिसको बोलते हैं, वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यानी ये जो आपने निकाला है इन सब को जोड़ लीजिए। अब इन सब को जोड़ना आपको आता होगा, जोड़ना तो सभी को आता होगा। इनको फटाक से जोड़िए, इनको जोड़ने में कितना होगा, 5 5 10। ठीक, 5 5 10। देखिए अब इनमें अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ी करेंगे तो सवाल गलत होंगे। 5 5 10 हो जाएगा, 7 3 10, 1 11, 11 2 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 5 30, 4 34। ठीक, 34 और 3 1 4, 4 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21, 2140। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 30 और 30 में प्लस 175 प्लस 420, यानी 5 5 10 और 600 में एक बार जोड़ ले रहा हूँ। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके सवाल को लगाने का प्रयास किया करिए, सीधे वीडियो मत सॉल्यूशन मत देखा करिए, क्योंकि अब आपकी लास्ट टाइम की प्रैक्टिस चल रही है। बिल्कुल अब जो आप सीखेंगे वही पेपर में करके आएंगे। ठीक है, 6 5 36, 36 3 39। ठीक है, तो 2140 और सिग्मा एफ को भी जोड़ लेना है हमको। तो ये जो सिंपल सा है, 7 2 9 9 10 19 19 1 20 1 21 21 10 31 31 5 36 36 4 40 4 44 44 6 50। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 2140 बटे 50। 5 से 0 से 0 कट गया, 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 42.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको फिर से बता रहे हैं कि इसके 3 तरीके होते हैं। इसका सवाल एक बार आप फिर से देख लीजिए। वर्ग अंतराल दिए जाएंगे, वर्ग अंतराल दिए जाएंगे। वर्ग अंतराल में सबसे आपको पहले मध्य बिंदु निकाल लेना है। मध्य बिंदु निकालने के बाद आपको f बारंबारता और जो मध्य बिंदु निकालना है उनका गुणा करा लेना है, फिर उनको जोड़ लेना है और बारंबारता को जोड़ लेना है और उनका भाग करा देना है। ये पहली विधि होती है। लेकिन जब ऐसे आंकड़े ना दिए जाएं, आपको सीधे दे दिए जाए, जैसे नंबर आपको सीधे दे दिए जाएं, जैसे आपको सीधे डेटा दे दिया जाए 10 15 20 25, तो आप इन सब को जोड़ लीजिए। गिरिए कि 1 2 3 4 4 हैं, 4 से भाग कर दीजिए। तो इन सब को जोड़ेंगे आप सॉरी, जब ऐसे डेटा दिया जाए। लेकिन जब ऐसे वर्ग अंतराल में आपको अरेंज डाटा दिया जाए तो सबसे पहले आप मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर आप बारंबारता से गुणा कराएंगे और उसके बाद सबको जोड़ के बारंबारता के योग से भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी पहली विधि है। अभी इसी का एज्यूमिंग मेथड होता है, उसी में करना यही होता है। बस जो भी हमारा मध्य बिंदु निकलता है इसमें से किसी से भी किसी एक बीच के को हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं और फिर हम कल्पित माध्य में से मध्य बिंदु को घटा देते हैं। मध्य बिंदु को घटाने के बाद फिर जो हमारा मध्य बिंदु को घटाने के बाद जो आता है, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर यहाँ पे हमने एफ एक्स निकाला है, वहाँ एफ इंटू डी निकालते हैं। उसका फार्मूला होता है हमारा ए प्लस एफ इंटू सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। पूरी क्लास इसकी एक अलग से चला दी जाएगी। ठीक है, अभी आप इस सवाल को समझ लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्या है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं -6,10 और ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करते होंगे। कुछ नहीं करना है, बस इसका फार्मूला अगर आपको आता है विभाजन वाला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला अगर आपको आता है तो आपके लिए सवाल क्या है, बिल्कुल ईजी है। सवाल क्या है आपके लिए, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सेक्शन फार्मूला नहीं आता है तो सवाल आपके लिए, तो बिंदु हमारे कितने दिए गए,
4 कॉमा बिंदु दिए गए हमारे -4 कॉमा -4 कॉमा 6 और -6 कॉमा 10 और 3 कॉमा -8। अब हमें ये बताना है कि ये बिंदु ए कॉमा बी को, यानी कहने का मतलब जैसे अगर हमारी ये लाइन है ए और बी, ठीक है, और ये एक बिंदु है हमारा पी, तो ये जो बिंदु है ये मान लेते हैं ये पी बिंदु है, जिसके -4 कॉमा 6 है, ये पी बिंदु है, और ये हमारे ए और बी हैं। तो ये पी बिंदु ए और बी को लाइन को किस अनुपात में विभाजित करता है हमें बात, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये मान लेते हैं हम लोग क्या होता है, ये m1/m2 है, और इसके कोऑर्डिनेट अगर हमने मान लिए x1 है कॉमा y1 है और इसके x2 हैं कॉमा y2 हैं, तो इसके क्या होंगे x कॉमा y होंगे। तो यानी ये x कॉमा y है हमारा, ये जो है क्या है x कॉमा y है, और ये हमारा x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4, m की वैल्यू हमें निकालनी है, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस m2 भी फाइंड करना है, x1 की वैल्यू है हमारे पास -6 और m1 m2 हमको पता नहीं है। तो यहाँ से अगर हम m1 m2 को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इधर देख लीजिएगा, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। m1 m2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो उधर था हमारा कितना, ये हमारा कितना निकला था माइनस, ये m1 m2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये -4m1 और -4m2 हो जाएगा, -4m1 और -4m2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -4m1 और -4m2 इज इक्वल टू, और इधर कितना था ये 3m1 और -6m2, 3m1 -6m2 कितना हो जाएगा 3m1 -6m2। अब ऐसे ही हमको y का भी निकालना पड़ेगा। अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये तो m1 एक जगह कर लेंगे तो ये माइनस का हो, या m1 को इधर भेजेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और m2 को इधर लाएंगे तो वो 6 प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3m1 प्लस का 4m1, m1 को उधर भेज दिया, और ये हमारा -6m2 है वो उधर जाएगा तो प्लस का 4m2 हो जाएगा। तो ये सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7m1 इज इक्वल टू -2m2। रेशियो माइनस में नहीं आना चाहिए, कुछ गलत हो गया क्या। सॉरी, m1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4m1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। हाँ ये गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, ये गलती हो गई यहाँ पे,
ये पूरा ही मिट गया। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, माइनस का 4m1 माइनस का 4m2 इज इक्वल टू 3m1 माइनस का 6m2। तो देखिए ये 3m1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4m1 माइनस का 3m1, और ये माइनस का 6m2 इधर ही रहेगा और माइनस का 4 जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4m2। तो ये हो जाएगा माइनस का 7m1 इज इक्वल टू माइनस का 2m2। देखिए यही होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेशियो कभी नेगेटिव नहीं आता, यानी आएंगे तो दोनों नेगेटिव ही आएंगे ताकि माइनस कैंसिल हो जाए, एक नेगेटिव नहीं आएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, ठीक है। ये 7 इधर चले जाएगा, m2 इधर आ जाएगा, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7। तो जो m1 m2 रेशियो में कहते हैं 2:7 में डिवाइड करेगी। तो ये जो m1 m2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी थी वो कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 2:7। उम्मीद है बस इसमें क्या है, आपको ये सेक्शन फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। कि सबसे पहले हमने सेक्शन फार्मूला निकाल लिया, ठीक है। आपको सवाल पढ़ के यही समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे P बिंदु ये है और ये बिंदु इन A और B पॉइंट को डिवाइड कर रहा है 2:7 में, ठीक है। सेक्शन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सवाल हो जाएगा। अब कह रहा है x और y के बीच में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदु 3,6 और से समान दूरी पर हो, ठीक है। अब ये कह रहा है, सवाल वही है, बस सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए सवाल हमारा कहाँ था, ये ठीक। कह रहा है एक्स और वाई के बीच में एक ऐसा संबंध बताइए, एक्स और वाई के बीच में एक ऐसा संबंध बताइए, एक्स और वाई के बीच में एक ऐसा संबंध बताइए जो 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर हो। तो देखिए ये एक हमारा पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और एक हमारे पॉइंट हैं 3,6 और एक है हमारा -3,4। कह रहा है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अब ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ये क्वेश्चन ने बोल रखा है, इसीलिए उसने कहा एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताइए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हमने मान लीजिए इस पॉइंट को A माना और इस पॉइंट को B माना और इसको C माना, तो फाइनली हमको निकालना क्या है, AB इज इक्वल टू AC। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूरी का AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी वही लगाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ध्यान देना पड़ेगा, अगर हमने इसको x1 माना, ठीक है, और इसको y1 माना और इसको x2 माना और इसको y2 माना, ठीक है, और ये हमारे मान लीजिए x और y हैं, तो फार्मूले में चेंजमेंट हो जाएगा। यानी कि x1 जो बनेगा जब AB निकालेंगे तो x1 बनेगा x हमारा, ठीक है, x1 क्या बनेगा हमारा, x1 बन जाएगा हमारा
x1 बन जाएगा हमारा x और x2 बन जाएगा हमारा 3, ठीक। और y1 बन जाएगा y और y2 बन जाएगा हमारा कितना, माइनस का 6 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, फार्मूला यही होगा। अब इन दोनों के बीच में लगाएंगे, तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे ये जो दोनों अंडर रूट हैं क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। थोड़ा राइटिंग इशू हो रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बचेगा, अब यहाँ इनका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, a माइनस बी का यहाँ पे भी हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसका हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 6x प्लस ये कितना, और दूसरा कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 और माइनस का 8y। तो जैसे देखिए अब ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा माइनस का 6x प्लस का 6x, ये इधर है या ये उधर जाएगा तो 12x बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 36 और प्लस का 16, प्लस का 36 प्लस का 16, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या किसको ट्रांसफ़र किया है, -6 को उधर ट्रांसफ़र किया है, ठीक है ना। अब हम सारी चीज़ें उधर ही ट्रांसफ़र करेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। -36 उधर जाएगा, -16 से घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 20, और ये माइनस का y उधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस का y हो जाएगा, और माइनस के 8 से घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। और कुछ तो बचा नहीं इधर साइड, ठीक। तो अब रिलेशन हमारा क्या बन गया, रिलेशन हमारा जो बन गया वो क्या बन गया, रिलेशन हमारा बन गया 12x प्लस 4y इक्वल टू 20। 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20/4। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये हमारा रिलेशन हो गया। रिलेशन का मतलब x और y के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा आ गया, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार आप सवाल को पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। दोनों से समान दूरी पर थे इसलिए हमने क्या किया, दोनों की डिस्टेंसें इक्वल करा दी और x और y के बीच में रिलेशन हमारा आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, उससे पहले हमारे पास ये वाला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को करिए, ठीक है। द्विघात समीकरण, इसके शून्य ज्ञात करना, शून्यकों के बीच में संबंध निकालना है। देखिए एक ये भी क्वेश्चन ऐसा है, ये सेट पेपर मेरा कराने का बस मतलब यही है कि आप टाइप वाइज चैप्टर वाइज ये समझ जाएं कि हमसे क्या क्या पेपर में
पूछा जाना है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो कोई भी क्वेश्चन जैसे मैं ये करा रहा हूँ, ये शून्यकों वाला क्वेश्चन आना निश्चित है, ठीक है। तो आप पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फैक्टराइजेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन सब से क्वेश्चन अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़िएगा। और आपको एक खुशखबरी भी देंगे अभी लास्ट में वीडियो के अंत में, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। क्या है इसमें, कह रहा द्विघात समीकरण के बीच में संबंध और शून्य ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या है 6x²। ये द्विघात समीकरण इस रूप में तो होता नहीं, द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c, इस रूप में होता है, ठीक है। तो शून्यकों के बीच संबंध बताना है हमको। तो शून्यकों के बीच संबंध, पहले द्विघात के शून्यक निकालिए। तो द्विघात के शून्यक कैसे निकलते हैं, इसको फैक्टराइज करके। तो इसको फैक्टराइज करेंगे कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, 18 को ऐसे तोड़िए कि 7 आ जाए, तो 9 × 2 = 18, तो कितना हो जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 = 0। सॉरी, अब मुझे उम्मीद ये है कि आपको ये फैक्टराइज करना आता होगा, ठीक है। यहाँ से कितना कॉमन आ गया 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 प्लस का यहाँ 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 = 0, ठीक है। तो यहाँ से फिर कॉमन आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x + 1 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x माइनस 3 = 0, तो x = 3/2। और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, देख लीजिएगा इस लाइन के अंदर 3x + 1 = 0, तो x बराबर आ जाएगा -1/3, ठीक है। अब शून्यकों के बीच संबंध निकालना है, ठीक है, शून्यकों के बीच संबंध निकालना है। तो पहले तो आपको शून्यकों के बीच संबंध पता होना चाहिए क्या होता है। शून्यकों के बीच क्या होना चाहिए, संबंध पता होना चाहिए क्या होता है। तो हमें पता है जो शून्यकों का योग होता है यानी अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है -b/a। तो यही हमारे अल्फ़ा हैं और यही हमारा बीटा है। तो अल्फ़ा + बीटा यानी -b/a। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन से a और b निकालना पड़ेगा। एक बार मैं यहाँ दोबारा लिख ले रहा हूँ इक्वेशन को। इक्वेशन हमारी थी 6x² माइनस का 7x और माइनस का 7x और माइनस का 3। क्वेश्चन यही था, माइनस का 3 माइनस का 3, ठीक, माइनस का 3। x² माइनस का 7x और माइनस का 3 = 0। तो सबसे पहले आप इसको ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, जब आप इसकी तुलना करेंगे तो x² का गुणांक a है और यहाँ पे भी x का गुणांक 6 है, तो 1 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ b का x का गुणांक b है, वहाँ पे x का गुणांक -7 है। हमेशा चिन्ह सहित गुणांक लिए जाते हैं। यहाँ c है और वहाँ कितना है -3 है। तो अब जो हम शून्यकों का संबंध निकालेंगे, तो शून्यकों का संबंध निकालेंगे अल्फ़ा + बीटा, ठीक है, वो कितना होता है -b/a। तो जो अल्फ़ा निकला है हमारा वो ये x की वैल्यू है और जो बीटा निकला है वो क्या है, जो बीटा निकला है वो क्या है, जो पहला x निकला है अल्फ़ा की वैल्यू है, जो दूसरा x निकला है वो बीटा की वैल्यू है। तो एक निकला है 3/2 और दूसरा निकला है -1/3। तो अल्फ़ा की जगह रखेंगे 3/2
और प्लस माइनस का 1/3, सॉरी 1/2, सॉरी 1/3 है, ठीक। और माइनस बी की वैल्यू कितनी, माइनस का 7, और ए की वैल्यू कितनी है 6। तो देखिए यहाँ आप एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 3 3 9, और माइनस का 3 दूनी 6 बराबर ये हो जाएगा 7/6। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। ये देखिए शून्यकों का संबंध 1 आ गया। लेकिन शून्यकों में सिर्फ योग का संबंध ही नहीं होता है, गुणे का भी होता है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A। तो अल्फ़ा हमारा फिर से कितना निकला था, 3/2, और बीटा कितना निकला था, माइनस का 1/3। सी हमारे पास कितना है, माइनस का 3, ए है 6। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 1/2, और यहाँ से कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। और ये भी रिलेशन हमारा दोनों देखे क्या हो गए, प्रूफ हो गया, यानी दोनों इक्वल आने चाहिए रिलेशन संबंध में, और हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक, मैं छोटा करता हूँ इसको, आप एक बार सवाल पूरा देख लीजिए। सबसे पहले क्या करा, इक्वेशन के फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन से हमने इसके शून्यकों की वैल्यू निकाली, फिर शून्यकों के बीच जो संबंध होता है उनकी जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे द्विघात समीकरण की, उससे तुलना करा ली, ए और बी की वैल्यू निकाल ली, ए बी सी की, और फिर उनके शून्यकों यानी गुणांकों के बीच संबंध कह दे, शून्यकों के बीच संबंध कह दे, सब एक ही बात होती है। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का B/A होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा C/A होता है। ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए।